सुमित की आज शादी है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। सुमित आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने वाली है। 3 साल से सुमित और राधा के बीच में चक्कर चल रहा था और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। सभी खुश हैं, लेकिन सुमित की माँ मंजू मुंह फुलाकर घूम रही है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। अरे शादी ही तो हो रही है, इसमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। सुमित ने अपने घर में जब शादी की बात की तो तभी मंजू ने कहा था, ठीक है, तू बड़ा हो गया है, जिससे मर्जी शादी कर। ठीक है माँ, मैं अभी राधा को खुशखबरी देता हूँ, फिर शादी की तैयारी भी तो करनी है। तैयारियों का क्या मतलब है? बस उस लड़की को ले आ और मंदिर में शादी कर ले। क्या माँ, मंदिर में क्यों शादी करूंगा? आपको पता है माँ, राधा को हल्दी की रस्म बहुत पसंद है। सुमित के पिता हरिहर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, आजकल की लड़की है, उसे जो पसंद है वही कर। और तो हमारा एक ही बेटा है, हम तो धूमधाम से शादी करेंगे। मंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुमित खुश हो गया और वहां से चला गया। मंजू अपने पति पर गुस्सा हो गई। अच्छा, मंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्दी की रस्म के बाद धूमधाम से शादी होगी। तो फिर आपने मुझसे मंदिर में शादी क्यों की थी? मुझे भी हल्दी की रस्म मनानी थी। अरे मंजू, तब हालात कुछ और थे। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए हमें भागकर मंदिर में शादी करनी पड़ी। हाँ हाँ, तब मैंने बार बार कहा था कि मुझे हल्दी की रस्म बहुत पसंद है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपको बस शादी करने की जल्दी पड़ी थी। मेरा सपना सपना ही रह गया। इस उम्र में ये सब बातें शोभा नहीं देती मंजू। हम बूढ़े हो गए हैं और तुम अब भी हल्दी की बातें कर रही हो। इसी तरह सुमित की शादी हो गई और राधा सुमित के घर आ गई। राधा ने सबसे पहले हरिहर को प्रणाम किया। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटी। प्रणाम माँ जी। राधा ने मंजू को प्रणाम किया, पर मंजू ने कुछ नहीं कहा। माँ, राधा आपको प्रणाम कर रही है। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपको आशीर्वाद देना चाहिए ना माँ। मैं वो सब नहीं कर सकती, फालतू समय की बर्बादी। बहू, तुम रसोई में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। पहले ही दिन इस तरह से अपनी सास को बात करते हुए देखकर राधा घबरा गई। आप सभी खा लीजिए। सुमित और हरिहर ने सूजी हलवे की तारीफ की। बहू, बड़ा स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ राधा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। लेकिन मंजू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर राधा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आपको हलवा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, उतना भी कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा हलवा तो मैं बनाती हूँ। ये हलवा कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया है। ये बोलकर मंजू खाना छोड़कर उठ गई। अरे मंजू, कहाँ चली? जहन्नुम में जाना है आपको। मंजू चली गई। राधा को बहुत बुरा लगा। उस दिन मंजू ने राधा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन रात को वो अपने पति के पास जाकर रो पड़ी। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं सुमित? वो मुझे बात बात पर डांट रही हैं, मुझे ताना मार रही हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं राधा, माँ ऐसी नहीं थी, पर शादी की बात सुनने के बाद माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर रोज उसके साथ उसे ताना मारती थी और बात बात पर हल्दी की रस्म के बारे में कहती थी। हल्दी की रस्म तो अच्छे से मनाती हो, पर सब्जी में हल्दी कितनी देनी है ये याद नहीं रहता। उस घटना के 2 दिन बाद राधा को सुबह नींद से उठने में देर हो जाती है। मंजू मन ही मन सोचती है, मैं जब ससुराल आई थी तब मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ता था और ये महारानी अभी तक सोई हुई है। 7 बजे राधा की नींद खुली तो मंजू ने ताना मारते हुए कहा, अरे आइए आइए रानी साहिबा, आखिर आपकी नींद खुली ही गई। क्या लाऊं मैं आपके लिए, चाय या कॉफी? माँ जी, आप क्यों बात कर रहे हो ऐसे मुझसे? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उठने में देर हो गई। हाँ हाँ, तुम तो यहाँ की महारानी हो ना। जब मैं इस घर में आई थी तो चाहे आंधी आए या तूफान, मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता था और तुम 7 बजे तक सोई हुई हो। हल्दी की रस्म तो बड़ी धूमधाम से मना रही थी, लेकिन ससुराल आते ही बहू का फर्ज भूल गई। रोजमर्रे के सास बहू के झगड़े से घर के सभी सदस्य परेशान होने लगे थे, लेकिन राधा को ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी बात बात पर हल्दी की रस्म को बीच में घसीटकर क्यों लाती हैं। आखिर क्यों? आखिर वो चाहती क्या है? राधा ये सोची रही थी और तभी वहां हरिहर आ गया। बहू, मुझे पता है कि तुम मंजू से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मंजू ऐसी नहीं है। वो दिल की बहुत अच्छी है।
लेकिन एक चीज है जो उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। उसकी एक इच्छा थी जो मैंने कभी पूरी नहीं की। ऐसी इच्छा बाबूजी? हल्दी की रस्म मनाने की इच्छा। लेकिन हरिहर ने राधा को सब कुछ बताया और अंत में ये भी कहा, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम हल्दी की रस्म मनाओ। इसीलिए वो शायद तुमसे खफा है। राधा आजकल की मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन जब मंजू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी बहू राधा खड़ी है और वो सज धज कर तैयार है। क्या बात है, तैयारी किस बात की? आपकी हल्दी की माँ जी, हम सबने मिलकर आपकी हल्दी का आयोजन किया है। कहते हैं कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए माँ जी। राधा मंजू को घर से बाहर ले गई और उसी दिन मंजू की हल्दी की रस्म हुई। मंजू का सपना पूरा हुआ और उसने अपनी बहू को गले लगा लिया। बहू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी है। रीना माँ दुर्गा में बहुत विश्वास रखती थी। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, पर उसकी सास स्वभाव की बहुत कंजूस थी। वो अपने लिए तो खूब जी खोल कर खर्च करती, पर कोई दान पुण्य नहीं करती थी। अगर रीना किसी जरूरतमंद को कुछ देने लगे तो वो चिल्ला पड़ती थी, सेब ले लो, मीठे मीठे लाल रसीले सेब ले लो। ओ सेब वाले भैया, ये सेब कैसे लगाए? रीना बहू, ये हाथ में क्या है? माँ जी, वो मैंने अपने लिए 2 रोटी बनाई थी, पर मुझे भूख नहीं है, इसलिए ये 1 रोटी इन बूढ़े बाबा को दे रही हूँ। वो बहुत भूखे दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप इन रोटियों को अंदर लेके जाओ। आटा इतना सस्ता नहीं है जो इन भिखारियों को बांटते फिरो। अभी नहीं खानी तो रात को खा लेना गरम करके। पैसों की बचत करना सीखो। ये नहीं कि हमारा हाथ खुला हुआ है, हमारे पास बहुत पैसे हैं तो हम उन्हें उड़ाते फिरें। ला भैया, 2 किलो सेब तोल दे। वैसे तो तू महंगे लगा रहा है, चल कोई बात नहीं, फिर दे दे। ये लो अम्मा जी। कभी कभी रीना का मन बहुत दुखी होता था, क्योंकि घर में पैसे होने के बावजूद भी वो किसी की सहायता नहीं कर पाती थी। माँ, आपको पता है एक नया ग्राहक जुड़ा है, बहुत अच्छी कमाई होगी इस सीजन में। उस ग्राहक को हमारी कंपनी की ड्रेस बहुत पसंद आई है। ये तो बहुत अच्छी बात है सुरेश बेटा, बस तू ऐसे ही बहुत पैसे कमाता जा। घर में पैसे जुड़े होते हैं तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होती, बस काम अच्छा चलता रहना चाहिए। सुरेश का काम अच्छा चल रहा था, कमाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। एक दिन रीना की सास अपने आंगन में बैठकर अपने पर्स के नोट गिन रही थी, पर वो बार बार गिनती भूल जाती। एक साधु बाबा द्वार पे खड़े होकर बहुत देर से भिक्षा मांग रहे थे। ये नोट गिनते गिनते तंग आ गई हूँ। ये नोट है या मुसीबत? गिनती ही ठीक नहीं हो रही, ज्यादा पैसा होना भी मुसीबत ही है। माई, बाबा को कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे बाबा, मैं पहले से ही इन रुपयों से बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप परेशान कर रहे हो। जब तक ये नोट मेरे हाथ में है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तुम पैसों से इतनी परेशान हो, तुम्हें भूखे को भोजन देने का भी समय नहीं है। माई, अगर तुम रुपयों से इतनी ही परेशान हो तो ईश्वर करे तुम्हारी ये परेशानी जल्दी ही दूर हो जाए। फिर किसी भूखे को खाली पेट नहीं लौटाना। रीना की सास का ध्यान अभी भी नोट गिनने पर ही था। वो गुस्से से झुलझुला रही थी। उसने देखा कि जब वो नोट नहीं गिन पा रही है, इतनी देर में साधु बाबा भी द्वार से भूखे ही लौट चुके थे। रीना उस समय घर पर नहीं थी, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुरेश शाम को घर लौटता है तो उसका मन उदास था। क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। मैंने बताया था ना कि फैक्ट्री में एक नया ग्राहक जुड़ा है जिसने कंपनी में ड्रेसेस का ऑर्डर लिखवाया था। अचानक उसने मना कर दिया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने तो माल बनवाना शुरू भी कर दिया था, पर उस ग्राहक को विदेश जाना पड़ा। आज ही उसका फोन आया है, वो माल बनवाने को मना कर रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं तो कोई और ग्राहक आ जाएगा। आप बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। सुरेश की फैक्ट्री में माल पड़ा रहा, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे सुरेश का सारा काम ठप हो गया और वो कर्जे में डूब गया। घर में पैसों की तंगी आ गई। रीना और उसकी सास दोनों के गहने बिक गए। मकान गिरवी रखना पड़ा। फैक्ट्री को ताला लग गया और वो लोग बहुत गरीब हो गए।
एक दिन रीना घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी वो साधु बाबा दोबारा आए। क्या हुआ, आज भी मैं यहाँ से भूखा जाऊंगा? रीना की सास देखती है ये तो वही बाबा है जो कुछ दिन पहले उसके घर से भूखे गए थे। रीना की सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, पहले मेरे घर में रुपया पैसा सब कुछ था, मैंने तभी भी आपको भूखे पेट भेजा था, लेकिन आज मेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको यहाँ से अपने घर से भूखा भेजने में मजबूर हूँ। मुझे माफ करना बाबा, अब हम पहले जैसे धनवान नहीं रहे, हम बहुत गरीब हो गए हैं। रुकिए बाबा, ये रोटी और चटनी आप खा लो। बेटी, तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया और तुम भूखी रहोगी। बाबा, मैं भूखी कहाँ, मैंने तो माँ दुर्गा का नाम लेकर उनके प्रसाद की मिश्री खा ली, मेरा तो उसी से पेट भर गया। जीती रहो बेटी, तुम माँ दुर्गा की सच्ची भक्त हो। तुम्हारे घर में परेशानियाँ इसीलिए आई हैं कि तुम्हारे घर से कभी भी किसी गरीब को दान पुण्य नहीं मिला था। तुम माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत धारण करो और माँ दुर्गा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, देखना तुम्हारे घर की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत अवश्य रखूंगी। और फिर साधु बाबा के कहने पर रीना ने विधि पूर्वक नवरात्रि व्रत रखने शुरू किए। वो माँ दुर्गा के नाम की जोत जलाती थी, घर में उनका भजन और कीर्तन करती थी, जिसमें उसकी सास और पड़ोस की औरतें भी शामिल होती थी। रीना ने अपने नवरात्रि के व्रत समाप्त ही किए थे कि तभी सुरेश घर लौट कर आता है। माँ, जानती हो मुझे स्वेटर और टी शर्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। दिसंबर तक मुझे ये ऑर्डर तैयार करना है। जल्दी जल्दी मुझे ये माल तैयार करना होगा। कस्टमर ने मुझे माल के पैसे एडवांस में दे दिए हैं। तू सच कह रहा है बेटा। रीना बहू, ये तेरे द्वारा रखे गए माँ दुर्गा के व्रत और नवरात्रि की पूजा का ही प्रभाव है, जो आज सुरेश को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जय माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रीना के परिवार की खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। सुरेश का काम फिर से ठीक हो जाता है। अब रीना की सास भी दान पुण्य करने के लिए मना नहीं करती थी, बल्कि खुद अपने हाथों से गरीबों को दान देती थी। रीना के परिवार की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रीना के जीवन में संपूर्ण खुशियाँ आ गई थी। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।